जब भी हमको इतिहास के बारे में समझना पड़ा या जब भी हमको इतिहास के बारे में सोचना पड़ा या हमको इतिहास को देखना पड़ा, हमको वहाँ पे शिलालेख मिले, हमको वहाँ पे लिपियाँ मिली, हमको वहाँ पे पत्थर के औज़ार भी मिले। तो हमको वहाँ पे कुछ ऐसी सभ्यताएँ भी मिली, जिन सभ्यताओं के बारे में हमने काफ़ी कुछ कहा, हमने काफ़ी कुछ उनको लेकर बताया, कहानियाँ बनाई, हमने काफ़ी सारी कहानियाँ बनाई और उन कहानियों के माध्यम से हमने हमारे देश के लोगों को एक संदेश दिया। ये आज़ादी के पहले भी दिया गया, आज़ादी के बाद भी दिया गया। बल्कि हम यहाँ तक कह सकते हैं कि हमारे देश में जो आज़ादी का संघर्ष हुआ, उस आज़ादी के संघर्ष के अंदर भी इन सभ्यताओं का उल्लेख पूरी पुरजोर तरीके से किया गया। कारण क्या थे इनके पीछे और क्यों किया गया? अंग्रेज हमेशा हमारे देश के बारे में ये कहा करते थे कि वो हमारे पूर्वज हैं। उन्हीं लोगों के पास से हमारे भारत देश के लोग भारत में आए हैं, जो पहले एशिया में या मध्य एशिया में रहा करते थे। और जितने भी अंग्रेजी अधिकारी थे, जितने भी लोग थे, क्योंकि अंग्रेजों ने काफ़ी बुरी बर्बरता हमारे देश के लोगों पे की थी। उन्होंने हमें संस्कृति के द्वारा भी, हमें आर्थिक स्थिति के द्वारा भी और हमारे मस्तिष्क के द्वारा भी उन्होंने हमें गुलाम बनाना चाहा और गुलाम बना के हमें रख दिया था। लेकिन जब हमारे सामने सभ्यताओं का उल्लेख होने लगा, जब सभ्यताओं को हम खोजने लगे, तब हमारे सामने एक मैसेज निकल के आया। उस मैसेज को पूरे भारत के लोगों तक पहुंचाने का काम हमारे राजनेताओं ने किया था। आज के जो राजनेता हैं वो हो सकता है कि लालची हों, बुरे हों या झूठे हों, लेकिन जो पहले जो राजनेता हुआ करते थे वो दिल के सच्चे हुआ करते थे। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कोई आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये हकीकत है। हम जो आपके सामने सभ्यता रखने जा रहे हैं, राजस्थान की सभ्यताओं को लेकर हम बात कर रहे हैं। और राजस्थान की सभ्यताओं में हम आपके सामने आज कालीबंगा सभ्यता को लेकर बात करेंगे। एक ऐसी सभ्यता थी ये। हम ये नहीं कहते हैं कि ये सबसे बेहतरीन थी, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ने के काबिल ये सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, यहाँ तक कि हमको पाकिस्तान के अंदर मिली सभ्यता, काफ़ी पुरानी सभ्यता हमको मिली। उन सभ्यताओं से भी हम कह सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता काफ़ी बेहतरीन थी, क्योंकि ये हमारे राजस्थान की सभ्यता थी। और इसके अंदर जो हमको साक्ष्य मिलते हैं, वो साक्ष्य पूरी दुनिया में कहीं हमको देखने को नहीं मिले थे। सबसे पहले साक्ष्य हमको यहीं मिल रहे थे। कुछ साक्ष्य ऐसे भी थे। तो शुरू करते हैं। कालीबंगा सभ्यता की जो कहानी हमारे सामने है और जिस तरीके से हमको ये समझना है, तो उससे एक बात आप समझ लीजिए कि इस सभ्यता के 4 पॉइंट सबसे मेन है। चारों पॉइंटों में पहला पॉइंट हमारे सामने ये आएगा कि सभ्यता कालीबंगा नाम क्यों पड़ा था। तो इसके बाद दूसरा पॉइंट ये आएगा कि सभ्यता इतनी खास क्यों थी, इतनी बेहतरीन क्यों थी। तो इसका जवाब आपको मिलेगा हमारी क्लास में। काफ़ी लंबी ये सभ्यता चलेगी, लेकिन हम 2 लाइनों में कह सकते हैं कि ये सभ्यता तो जो थी कालीबंगा सभ्यता, इसने जिंदा रहने के लिए, इसने दुश्मन के वार से बचने के लिए, इसने व्यापार करने के लिए और इस सभ्यता ने खुद को और खुद के लोगों को बचाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए जितना कुछ किया, जितना वो लोग कर सकते थे, उतना किया। काफी हद तक ये सभ्यता खुद को बचाने में सफल रही। लेकिन प्रकृति जो है वो अपने ऊपर काम करती है, वो किसी के भरोसे नहीं बैठती है। तो कहा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता का जो विनाश हुआ था, वो विनाश तूफान की वजह से या भूकंप की वजह से हो गया था। और जो लोग थे वो मध्य एशिया, सॉरी, उत्तर भारत की ओर या पूर्वी भारत की ओर जाने लगे थे। तो ये सभ्यता जो थी कालीबंगा सभ्यता, इस सभ्यता ने ऐसी क्या चीजें की थी जिसके कारण हमने आपको ये कहा कि ये सभ्यता दुनिया की सबसे बेहतरीन सभ्यताओं में से एक थी। ऐसा क्या कारण था कि इस सभ्यता में सुरक्षा की जो दीवारें बनाई गई, वो सुरक्षा की दीवारें किसी और सभ्यता से काफी ज्यादा मजबूती के साथ हमको यहाँ पर मिलती है। और इसके द्वारा ही इतिहासकारों ने यह कहा कि कालीबंगा सभ्यता को हराया नहीं जा सकता था। उसका जो विनाश हुआ, उस सभ्यता का जो विनाश हुआ, वो विनाश भूकंप के द्वारा हुआ था, किसी वार के द्वारा नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने सुरक्षा दीवार ही इतनी मजबूत बना दी थी। यहाँ की जो संस्कृति रही है, वो संस्कृति चित्रकलाओं की हो गई, चित्रशैलियों की हो गई, वो सबसे अलग थी। यहाँ पे हमको मोहरें मिलती है, कहाँ कहाँ से व्यापार नहीं होता था। एक रेगिस्तान जैसा इलाका, जहाँ पे आप सोचिए कि मध्य एशिया, मेसोपोटामिया, ईरान, इराक, ऐसे देशों से व्यापार हो रहा था।
आप देखिए कि समुद्र का कोई किनारा इस सभ्यता के किनारे नहीं था, लेकिन कालीबंगा सभ्यता की जो चीजें थी, जो जो इनकी शैलियाँ थी, व्यापारी जिनको ये दूसरे देशों में भेज रहे थे, तो गुजरात से राजस्थान से गुजरात लोथल ले जाया जाता, फिर वहां से बंदरगाह के द्वारा समुद्र की यात्रा के द्वारा इस सभ्यता का जो माल है उसको कहाँ तक पहुंचाया जाता। उसमें भी इन्होंने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी, उस टेक्नोलॉजी को आप समझिए। ये सील लगाया करते थे, ये मोहरे लगाया करते थे, इनके पास कोई पक्की मोहरे नहीं हुआ करती, ये बेलनाकार मोहरे लगाया करते थे, जो हमको काफी सारी सभ्यताओं से मिली है। और भारत की नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं की जो मोहरे थी ये भी कालीबंगा में यूज की जा रही थी। मिट्टी का लेप लगाना, फिर उसके ऊपर मोहर लगा देना, फिर मिट्टी का टूट के बिखर गया तो ये माना जाता था कि सामान असुरक्षित है, इससे छेड़छाड़ की गई है। आप देखिए इतनी शानदार सुविधा व्यापार में भी की गई, दोहरी दीवारें खड़ी कर दी गई, अपने लोगों को भी बचाया गया तो राजा को भी बचाया गया। इस सभ्यता के अंदर काफी कुछ जानना है, तो इस सभ्यताओं को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो इस सभ्यता का पॉइंट है वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की हम बात कर रहे हैं, और इसके अंदर जो हमारी पहली सभ्यता होगी वो कालीबंगा सभ्यता होगी। राइटिंग की थोड़ी दिक्कत आ सकती है समझने में, लेकिन जैसे ही हमारी क्लास खत्म होगी, हम इस क्लास के बाद जो हम हमारे नोट्स हैं हम उनको इस क्लास में जैसे बोले जा रहे हैं हम एज इट इज वैसे लिख देंगे। और लिखने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक डालेंगे, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको एज इट इज सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएगी। तो देखना, कालीबंगा सभ्यता, किसी भी सभ्यता को पढ़ने से पहले उस सभ्यता का पहला पॉइंट यही आता है कि इस सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ था। तो हम इसको आपको दो लाइनों में बताते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट होगा नामकरण। काफी डिटेल में हमको पढ़ना है, लेकिन शुरुआती दौर में इसका नामकरण कैसे हुआ था उसको समझिए। जब पुरातत्व जो लोग थे जिन्होंने खोज कर रहे थे उनको भी आगे देखेंगे, जो लोग थे जो खोज कर रहे थे, जब वो लोग कालीबंगा की गलियों में गए वहां पे उनको काले रंग की चूड़ियां मिली। जब उन लोगों ने कब्रों को खोदा तो वहां पे काले रंग की चूड़ियां मिली। यहाँ तक कि जब उन लोगों ने वहां के घरों के अंदर जाके देखा क्या मिला, तो उनको काले रंग की चूड़ियां मिली। तो हम लिख सकते हैं कि गलियों में, घरों में, यहाँ तक कि कब्रों में नामकरण कैसे पड़ा, तो गलियों में, घरों में, यहाँ तक कि कब्रों के अंदर जब उन पुरातत्वविदों ने खोज की या उनको खंगाला, 9 सालों तक ये संघर्ष हुआ। एक दिन की मेहनत नहीं थी या एक साल की मेहनत नहीं थी, कालीबंगा को खोजने में 9 साल लगाए गए थे। 1952 में खोज तो लिया गया, लेकिन 1960 से खुदाई शुरू हुई थी जिसको आगे लिखने वाले हैं। लेकिन वहां पे गलियों में काले रंग की चूड़ियां, घरों में काले रंग की चूड़ियां, वहां तक कि जिन कब्रों में शवों को दफनाया जाता था वहां पे भी उनके साथ काले रंग की चूड़ियां रखी गई। इसी कारण इस कालीबंगा सभ्यता का जो नाम पड़ा वो काले रंग की चूड़ियां नाम पड़ा। एक बार इसको लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम। जैसे ही आप इनको लिखें फिर आगे देखिए, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है उस पॉइंट को देखिए। मिली तो है चूड़ियां, कब्रों के अंदर मिली, घरों के अंदर मिली, गलियों के अंदर मिली ये चूड़ियां, लेकिन किसकी बनी थी? ये चूड़ियां मिट्टी की बनी थी, ये चूड़ियां सीप की बनी थी, ये चूड़ियां तांबा की बनी थी, ये चूड़ियां टेराकोटा की बनी थी। अलग अलग धातुओं में चूड़ियां बनाई गई थी। इस तरह ये चूड़ियां हमको देखने को मिलती हैं। जो लोग थे किस प्रकार रह रहे थे, क्या रह रहे थे, लेकिन उनकी पहचान ही ये संस्कृति, ये धरोहर बन गई। कौन सी? ये चूड़ियां। और जो चूड़ियां थी वो है काले रंग की, काले रंग की चूड़ियां हमको देखने को मिलती। इसी के आधार पे उन लोगों ने यहाँ की संस्कृति को पहचाना, यहाँ की धरोहर को पहचाना और वो नाम लगा दिया काले रंग की चूड़ियां, और सभ्यता का नाम पड़ गया, ठीक है, कालीबंगा सभ्यता। लेकिन एक नदी ऐसी थी यहाँ पे कालीबंगा के अंदर, वो नदी बहा करती थी, और उस नदी के बहने के कारण कालीबंगा के अंदर आप देखिए लोगों की जिंदगी बदल बदल गई। फसलें लहलहाती हुई, दो दो फसलें उगा रहे थे साथ में, फिर क्रम वाइज फसलें उगा रहे थे। कोई भी सभ्यता जब होती है ना तो बिना पानी के वो सभ्यता सभ्यता है,
रह ही नहीं सकती, पानी की आवश्यकता होती है, वरना वो लोगों को मरना पड़ता है प्यास से रहकर। तो हम कह सकते हैं कि हनुमानगढ़, इसको लिखिए आप, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं और आगे बात करते हैं। एक राजस्थान के अंदर एक जिला है हनुमानगढ़। इस हनुमानगढ़ के बाएं तट पर एक नदी गुजरती है। ठीक है, इस नदी को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम भी दिए गए। इस नदी को बताया भी गया कि ये तीनों नदियां एक भी है। ये भी कहा गया कि ये तीनों नदियां अलग है, लेकिन हम इस नदी को एक ही मान रहे हैं। नदी है घग्गर नदी, नदी है सरस्वती नदी, और नदी है देवस्वती नदी। ये तीनों नदियां अलग अलग भी बताया गया, एक भी बताया गया। इन नदियों के बाएं तट पर, इन नदियों के बाएं तट पर हमको ये कालीबंगा सभ्यता मिलती है। इस नदी के कारण यहाँ के लोगों ने फसलें उगाई, चूड़ियां बनाई, व्यापार भी किया इसी नदी के तट पे। लिख सकते हो हनुमानगढ़ की घग्गर सरस्वती देवस्वती नदी के बाएं तट पर वहां के लोगों ने, वहां की सभ्यताओं के रहने वाले लोगों ने फसलें उगाई। ठीक है, फसलें उगाई मतलब कि खेती करना सीखा, खेती को उज्जवल बनाया, प्रभावशाली बनाया। उसके बाद चूड़ियां बनाई, शिल्पकलाएं बनाई। ठीक है, काफी सारी चीजें मिली है, लेकिन ये हम बेस तैयार कर रहे हैं आपके लिए। और व्यापार भी किया, कहाँ पे? इसी नदी के तट पे। ठीक है, हम इतिहास में नहीं है अभी, ये 4,500 साल पहले की बात है, लगभग 4500 साल पहले की बात है। 4500 साल पहले की बात है आज से। इस 4500 साल पहले क्या हो रहा था हम इतना नहीं जान सकते। हम इसी कहानी के आधार पर चीजें समझ सकते हैं, जो हमको चीजें मिलती है। ये चीजें एक बार लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, लिखने के बाद आगे देखिए। कोई भी सभ्यता होती है ना, बिना मेहनत के हम उसको ना तो पढ़ पाते हैं ना समझ पाते हैं। ये चीजें हमें पता है कि किसी भी काम को करने के लिए मेहनत तो लगती है। इस काम को करने के लिए भी काफी संघर्ष किया। कालीबंगा को कालीबंगा बताने के लिए, कालीबंगा सभ्यता कैसी थी दुनिया में, इसकी छाप छोड़ने के लिए काफी मेहनत की गई भारतीयों के द्वारा। लेकिन शुरुआती दौर में एक व्यक्ति था, उसका नाम था लुई पियागो टेसीटोरी। लुई पियागो टेसीटोरी, ठीक है। इसको इतालवी इतालवी कहा जाता था। इतालवी आप समझे नहीं होंगे, इटालियन होता है। तो इतालवी इतालवी इसको कहा जाता था। लुई मतलब इटली से था, तो ठीक है, इटालियन कहते हैं। इसने क्या किया था, टाइम फिक्स नहीं है इसका कोई, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, इसलिए हमने टाइम पे बात नहीं की, काफी पुराना है। तो ये भारत के अंदर और मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर जो चारण साहित्य है उनके ऊपर ये अध्ययन कर रहा था। चारण साहित्य पे अध्ययन कर रहा था, वहाँ पे भाषाओं पे ये अध्ययन कर रहा था राजस्थान में। उसी दौरान जब ये यहाँ पे गया होगा हनुमानगढ़ की ओर, तो यहाँ पे इसको ये सभ्यता के कुछ अंश दिखे होंगे। तब इसने वहाँ पे एक संकेत दिया था, पहली बार संकेत दिया गया ये कि राजस्थान के यहाँ पे एक प्राग ऐतिहासिक काल की, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल की, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। हमें पॉइंट वाइज पॉइंट ही चलना पड़ेगा, तभी ये सभ्यता आपको काफी अच्छे से समझ में आएगी। तो लुई पियागो टेसीटोरी हम लिख सकते हैं कि इटालियन था, ठीक है, इतालवी लिखना आप, इतालवी, इतालवी से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर इटालियन भी लिख देना, इटालियन था, ठीक है। इसने चारण साहित्य प्लस भाषाओं पर अध्ययन कर रहा था। ये अध्ययन कर रहा था, ठीक है, भाषाओं पर ये अध्ययन कर रहा था।
भाषाओं पे ही अध्ययन कर रहा था, तब ये हनुमानगढ़ की ओर पहली बार संकेत दिए थे इसने, पहली बार संकेत दिए थे। पहली बार इसने संकेत दिए थे, और संकेत जो दिए थे, इसने कहा था कि प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल कि यहाँ पे कोई सभ्यता हो सकती है, कालीबंगा सभ्यता के बारे में इसने कहा। इसको लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ तक हमने सामान्य जो जानकारी थी वहां तक हमने बात कर ली, यहाँ तक आपको कोई मुश्किल नहीं हुई होगी। अब आगे देखना। एक बात याद रखना कि भारत के लिए और आजादी का जो संघर्ष हुआ था, उसके लिए लोगों की मस्तिष्क को बदल दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। जो शिक्षित वर्ग था, आपको पता होगा कि जब 1857 की क्रांति हमारे देश में हो रही थी, उसमें किसान थे, उसमें जो वो बुनकर थे, जो कारीगर थे, कपड़े तैयार करना था, ठीक है, जो भी चीजें वो कर सकते थे, कारीगर जो इस देश के लोग थे वो थे, सैनिक थे, लेकिन पढ़े लिखे लोग उस क्रांति में शामिल नहीं थे। यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे लोग थे वो तो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे 1857 क्रांति में। आपने काफी बार सुना होगा उनका जब स्टेटमेंट आप देखोगे 1857 की क्रांति में, जो शिक्षित वर्ग था उसमें वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, ये लोग अंग्रेजों की तरफ इशारा करके बोल रहे थे कि अंग्रेज तो इस देश में आधुनिकीकरण लाना चाहते हैं, वो तो इस देश में लोकतंत्र लाना चाहते हैं, वो तो इस देश को विकासशील बनाना चाहते हैं। हम लड़ाइयां लड़के वापस हमारे देश को सामंतवादी व्यवस्था में थोड़ी धकेलेंगे क्या। ये बातें कौन कर रहा था? ये शिक्षित वर्ग उस वक्त बातें कर रहा था। तो उस दौर को देखिए, फिर इन सभ्यताओं को देखिए, कालीबंगा सभ्यता जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इस सभ्यता की खोज करना उन भारतीयों के द्वारा ये गर्व का पल था। लोगों के सामने चीजें रखनी थी कि जो सामंतवादी व्यवस्था है वो काफी लेट शुरू की गई, उससे पहले भी ऐसी सभ्यताएं भारत में रही है। जो सभ्यताएं, वहां पे भी राजा का शासन रहा है, लेकिन वो सभ्यताएं खुश थी, बेहतर थी। तो वैसी ही सभ्यताएं फिर हमारे देश में क्यों नहीं बनाई जा सकती है? इन सवालों का जवाब ये सभ्यताएं हमको देती है। अब आप आगे देखिए, 1952 में एक चीज और ध्यान रखना कि जो लुइगी पियागो पियो भी कहा जाता है और लुई पियागो भी कहा जाता है, दोनों चीजें हैं। उन्होंने राजस्थान के टीले देखकर ये कहा था कि यहाँ पे कोई सभ्यता हो सकती है। उन्होंने कोई खुदाई खुदाई नहीं की थी, वहां पे टीले देखकर ही कह दिया था कि यहाँ पे एक सभ्यता होने का संकेत हमको मिलता है। अब देखना, 1952 में अमलानंद घोष थे। ये महानिर्देशक थे, महानिर्देशक थे, महानिर्देशक थे, ठीक है, एएसआई के। एएसआई मतलब कि भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग के ये एएसआई थे, ठीक है, महानिर्देशक थे। एएसआई भारतीय पुरातत्व विभाग के ये महानिर्देशक थे। इनका नाम था अमलानंद घोष। इन्होंने खोज की थी, ध्यान रखना, इन्होंने इसकी खोज की थी। इस सभ्यता की खोज करने का जो काम किया था वो अमलानंद घोष ने किया था। लेकिन उसी के बाद कुछ समय बाद 1960 में 1960 में बीबीलाल प्लस वीके थापर, इन लोगों ने 1960 से लगाकर 1969 तक, लगभग 9 सालों तक इस सभ्यता के अंदर खुदाई की, इस सभ्यता को खोजा, इस सभ्यता की हर एक चीज को बारीकी से देखा, परखा। यहाँ तक कि अंग्रेज भी काफी सारी चीजें यहाँ से ले जा चुके थे पहले, लेकिन फिर भी इस सभ्यता में जितनी भी चीजें मिली उनको कभी परखा, अच्छे से देखा, और ये 9 सालों तक का संघर्ष, अब हमारी कहानी का बेस तैयार हुआ है कि ये 9 सालों का संघर्ष इस दुनिया में एक कालीबंगा सभ्यता भी थी, इसकी छाप छोड़ने जा रहा है। कैसी लगी हमारी आज की क्लास? कैसी लगी आपको जानकारियां? काफी कुछ इसमें, काफी कुछ और बाकी है, उसको हमको पढ़ना है, लेकिन आज की हमारी क्लास बेस था इसका, जो हमने आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।